ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में व्याप्ति को देख रहे थे। व्याप्ति किसे कहते हैं? तो वहाँ पर कारिकावली ग्रंथ में आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने बताया, व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् न संबंध उदाहृतः। आया कि नहीं? साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति ही, यही व्याप्ति का स्वरूप इन्होंने एकदम संक्षेप से कारिका में बता दिया। ठीक है ना? इसका हम लोगों ने समन्वय वगैरह भी देखा पिछले पाठ में, और एक आध कोटि आगे भी बढ़ाई, परिष्कार भी किया। कहीं दोष आ रहा था तो एक बार संक्षेप से विचार करके तब फिर आगे बढ़ा जाए। तो ध्यान दीजिए क्या आया था। तो कारिकावली में तो कह दिया, साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति ही, कि साध्यवदन्य में, साध्यवत से अन्य में जो असंबंध है, संबंधाभाव है, वृत्तित्वाभाव है, वही व्याप्ति है। आया कि नहीं? अच्छा, इसमें थोड़ा समास में ध्यान दीजिएगा। साध्यवदन्यस्मिन् क्या समास किया? यहाँ तो कोई कठिन चीज़ नहीं है। पंचलक्षणी वगैरह ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब प्रथम लक्षण का विचार कर रहे हैं तो 4-5 दिन तो वो प्रथम लक्षण के समास क्या है, किसका अन्वय कहाँ पर है, इसी में 5-7 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद तब जाके फिर लक्षण का परिष्कार चालू करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, सरल ही है। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि क्या यहाँ पर समास वगैरह विचार है। तो देखिए, साध्यवदन्यस्मिन् है ना, इसी में ध्यान से समझिए। साध्य, सबसे पहले तो साध्य है। साध्य कैसे बनता है? साधितुम योग्यम साध्यम, है ना, जो सिद्ध करने के योग्य हो। साध धातु से ण्यत प्रत्यय कर लेते हैं, रिहलो ण्यत, है ना, हलंत धातु है ना, साध धातु, तो उससे ण्यत प्रत्यय कर लेने पर बन जाता है शब्द साध्य। तो साध्य किसको कहेंगे? तो साधितुम योग्यम साध्यम, जो सिद्ध करने के योग्य हो, जिसकी सिद्धि की जाए, उसी को क्या कहा जाता है? साध्य कहा जाता है। जैसे पर्वत में वन्नी की सिद्धि की जाती है तो वन्नी जो है वो साध्य है, तो वही साध्यम बन गया। साधितुम योग्यम साध्यम पुल्लिंग में भी चलता है, साध्य भी करते हैं, लेकिन सामान्य नपुंसकम करके अभी नपुंसकलिंग ले रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो साधितुम योग्यम साध्यम, ये बन गया। अब इसके बाद आगे करिए, साध्यम यत्रास्ति सह साध्यवान। साध्यम यत्र अस्ति या अस्मिन् अस्ति इति साध्यवान, मतलब साध्य है जिसमें, साध्य वाला, उसको क्या कहेंगे? साध्यवान। तो यहाँ कुछ नहीं, साध्य शब्द से मत्वर्थीय प्रत्यय, मतु प्रत्यय कर लिया है, तो वही कर दिया, साध्यम अस्मिन् अस्ति इति साध्यवान बन गया। अब इसके बाद आगे ले जाइए, साध्यवतः अन्यः इति साध्यवदन्यः। कौन समास कर रहा है? पंचमी तत्पुरुष समास कर रहा है। साध्यवतः ये पंचम यंत्र पद है, उसका कहाँ पर समास कर रहे हैं? किसके साथ? अन्यः के साथ समास कर रहे हैं। साध्यवतः अन्यः इति साध्यवदन्यः। क्या अर्थ होगा इसका? कि साध्यवत से अन्य यानी कि भिन्न, उसको कहेंगे साध्यवदन्य। तो ये तो पंचमी तत्पुरुष कर दिया, और उसी के सप्तमी में, सप्तमी एक वचन में बन गया है साध्यवदन्यस्मिन्, है ना। आया कि नहीं आया? एक बार बोलिए जरा पहले से, साधितुम योग्यम यत तत् साध्यम। साध्यम अस्मिन् अस्ति सह साध्यवान। साध्यवतः अन्यः इति साध्यवदन्यः तस्मिन् साध्यवदन्यस्मिन्। बन गया कि नहीं बन गया? साध्यवदन्यस्मिन्
असंबंध, असंबंध तो जानते ही है, बता भी दिए पिछले पाठ में। अवृत्तित्वम, वृत्तित्वाभाव, जो शब्द से कह दीजिए कि संबंध का न होना, संबंधाभाव, यही अर्थ आएगा। तो चलिए, तो यही कर दिया, साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध। हिंदी में भी आ रहा है आपको आशय समझ में कि साध्यवत से जो अन्य है, भिन्न है, उसमें असंबंध, मतलब संबंध न होना, किसका? हेतु का, है ना। तो यही व्याप्ति है असंबंध, साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध। यहाँ पर असंबंध में आपको कर दिया कि वृत्तित्वाभाव, यही उसका मतलब है। और साध्यवदन्य का निरूपितत्व संबंधेन वृत्तिता में अन्वय कर दिया था, तो बन गया था हमारा साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव। यही व्याप्ति का स्वरूप निर्गत हुआ। क्या हुआ? साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति ही आया ना। चले, अच्छा, इसमें भी, ये तो हम लोग कल किए ही थे, इसमें भी थोड़ा और स्पष्ट करिए और खोलिए इसको। इसमें देखिए, जो जो शब्द ऐसे आ रहे हैं ना, उन शब्दों को स्पष्ट जितना करेंगे उतना स्फीत हो जाएगा स्वरूप, आपको व्याप्ति का स्वरूप एकदम साफ हो जाएगा, है ना। जितना आप इसको लक्ष्य की तरह रखेंगे उतना मतलब स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए ध्यान से जो जो शब्द आ रहे हैं, क्यों इतने धीरे धीरे करा रहे हैं, क्योंकि ध्यान से जो जो शब्द आ रहे हैं उसको स्पष्ट स्पष्ट एक एक शब्द को समझिए, है ना, ताकि आपको मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार का संदेह न रह जाए। तो चलिए, तो क्या बन गया अभी तक? साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, देखिए एक अन्य शब्द आ रहा है, साध्यवदन्य। अन्य का क्या अर्थ है, इसको थोड़ा ध्यान से स्पष्ट करिए। अन्य मतलब क्या होता है, तो आप जानते ही, अन्य मतलब भिन्न, है ना। जैसे घट से अन्य पट है, मतलब घट से भिन्न पट है, तो अन्य बराबर भिन्न, पर्याय है दोनों। आया कि नहीं आया? इसी को अन्य मतलब भिन्न, भिन्न मतलब क्या? चलो और स्पष्ट करो इसको, भिन्न को भी स्पष्ट करो, है ना। भिन्न मतलब भेदवान, भेद वाला जो होता है उसी को ना भिन्न कहा जाता है। जैसे घट से भिन्न पट है, मतलब घट भेद वाला पट है, घट भेदवान पट है, तो भिन्न को ही भेदवान भी कह सकते हैं। और भेदवान में मतुब न करके अधिकरण शब्द बोल दे, भेदाधिकरण, तो भी वही मतलब है। तो 4 ठो शब्द दे दिए आपको। अन्य मतलब भिन्न, और उसी को भिन्न को ही भेदवान, भेदाधिकरण, भेदाश्रय, कोई भी शब्द से कह सकते हैं। पर्याय शब्द याद रहेंगे सब, ये सब पर्याय बहुत है, और भी है, इतर, है ना, ये सब भी उसके पर्याय ही है। इतर कहो, भिन्न कहो, ये सब पर्याय है। लेकिन ये सामान्य रूप से 4-5 ध्यान रखिए। क्या क्या है? अन्य, भिन्न, भेदवान, भेदाधिकरण, भेदाश्रय, ये सब पर्याय है। कोई भी शब्द मान लीजिए हम बोल दे तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, है ना। तो चलिए, वही है, समझ में भी आया ना। जैसे एक स्थल ले लीजिए, घट से अन्य पट है, तो वहाँ कोई भी शब्द से आप देखिए समन्वय कर मतलब बोल सकते हैं। घट से अन्य पट है, घट से भिन्न पट है, घट भेदवान पट है। अरे घट का जो भेद, वो भेद वाला पट है, तो घट भेदवान पट है। घट भेदाधिकरण पट है, घट भेद का अधिकरण पट है। अरे घट भेद कहाँ रहेगा? घट का जो भेद है ना, वो कहाँ रहेगा? पटादि में रहेगा। तो फिर घट भेदाधिकरण पट है, घट भेदाश्रय पट है, कोई भी शब्द से कहिए, एक ही बात है। आया कि नहीं? तो चलिए, यहाँ पर भी अन्य की जगह अब एक शब्द रखिए, भेदाधिकरण, है ना, कोई भी रख सकते, भिन्न भी। तो भेदाधिकरण एक शब्द रखिए ताकि स्पष्ट हो सब सारी चीज़ें। तो क्या कर दिया? साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव कह रहे थे ना, अब यहाँ अन्य की जगह भेदाधिकरण कह दीजिए। तो साध्यवद भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव बन गया। समझ में आया? साध्यवद भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, कोई भी शब्द रख सकते हैं, अन्य की जगह भिन्न भी रख सकते हैं। देखिए, साध्यवद भिन्नाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव रख सकते हैं।
मतु भी भेदवान भी बोल सकते, तो साध्यवद भेदवन निरूपित वृत्तित्वा भाव आया कि नहीं। भेदाधिकरण, लेकिन हमने आपको एक शब्द दिया तो वही रख के बोलिए, क्या बोलेंगे, साध्यवद भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव बन गया कि साध्यवत का जो भेद, उस भेद का जो अधिकरण तन्निरूपित वृत्तित्वा भाव, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भेदाधिकरण आपने कहा, तो भेद मतलब अन्योन्या भाव। भेद यानी क्या होता है, अन्योन्या भाव। तो उसका प्रतियोगी कौन है, भेद का यहाँ पर प्रतियोगी कौन है, यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, आप लोग देखिए, साध्यवत। साध्यवत जो है वही क्या है, भेद का प्रतियोगी है। तो यहाँ पर ये भेद कैसा, तो बोल सकते हैं आप, साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव, कह सकते हैं ना। अरे भेद जो है वो साध्यवत का भेद है ना, तो यस्य अभाव सह प्रतियोगी, जिसका अभाव है, तो यहाँ अन्योन्य भाव भेद किसका ले रहा है, साध्यवत का ले रहा है, तो वही प्रतियोगी हो गया। तो साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव आया कि नहीं आया। अच्छा, यहाँ और उसको स्पष्ट करिए, प्रतियोगी कौन हुआ, साध्यवत हुआ। प्रतियोगिता किस में रहेगी, साध्यवत में रहेगी। तो इसी को हम बोल सकते हैं साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बस केवल अन्य की जगह भेदाधिकरण कहा, और वो भेद जो है उसका प्रतियोगी कौन है वही स्पष्ट कर रहा है कि उसका प्रतियोगी साध्यवत है, प्रतियोगिता साध्यवनिष्ठा हुई, और तादृश प्रतियोगिता का भेद ऐसा बोला जाएगा। तो बोलो क्या बोला जाएगा, साध्यवनिष्ठ साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव व्याप्ति। ये आ गया। क्यों ये करा रहा है, क्यों इस तरह से खुलवा रहा है पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आगे हम लोगों को परिष्कार करना है। तो जो कौन सा दल कहाँ पर दिया जाएगा, कौन सा दोष आएगा, और उसको वारण करने के लिए कौन सा विशेषण कहाँ दिया जाएगा, ये सब चीज़ें तभी स्पष्ट हो पाएगी जब इस तरह से लक्षण पूरा पूरा खुला रहेगा, तभी समझ पाएंगे। इसीलिए करा रहे, और कोई बात नहीं है, आशय तो वही है। तो क्या निकल गया अभी तक का लक्षण व्याप्ति का, बोलिए एक बार। इस लक्षण को जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार आप बोलिए, 10 बार 15 बार 20 बार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना बार बार बोलेंगे उतना आपको चढ़ जाएगा जीवा पर, ठीक है ना। तो क्या बन गया, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव व्याप्ति ही। अब एक जगह समन्वय कर लिया जाए तो समझ में आ जाए, वही मूल लक्षण है, मूल जो कारिका में बताया उसका यही ना आशय निकल करके आया। तो देखिए समन्वय करिए, जैसे स्थल है पर्वतो वह्निमान धूमात, स्थल में समन्वय करिए तो साध्यो वह्नि, साध्यवान वह्निमान कौन हो जाएगा, महान साध्य ही हो जाएंगे कि नहीं। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद, क्या भेद होगा वो, वह्निमान इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद है ना। आप कहेंगे क्या हो गया, तो जो मतलब पढ़े होंगे तर्क संग्रह व्यवस्थित करके तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग वहाँ सीख के आए हैं। लेकिन नहीं भी आ रहा है तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है। अरे ये जो आपने भेद लिया साध्यवान, ये प्रतीति सिद्ध भेद ही तो आएगा, भेद करके कौन सा आएगा, वह्निमत का भेद आएगा, साध्यवत का भेद आएगा। तो वो जो भेद है उसी को कह रहा है कि वो भेद कैसा है, वह्निमान इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद। ये वह्निमान ये भेद नहीं है, लोग बोल देते हैं वह्निमान ये भेद, ये भेद नहीं है, ये प्रतीति है। क्या है ये, प्रतीति है, ज्ञान है। इस प्रतीति से सिद्ध जो भेद है वो भेद यहाँ लिया जाएगा। आया कि नहीं, प्रतीति का विषयीभूत जो भेद है वो लिया जाएगा। तो चलिए ध्यान से समन्वय करिए, क्या लक्षण बन गए, एक बार लक्षण बोलिए। साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही, यही बन गया। अब यहाँ पर करिए, साध्यो वह्नि, साध्यवान
वह्निमान महानसादिहि तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद, वह्निमत का भेद आएगा, महानसादि का भेद आएगा। उस भेद का अधिकरण कौन होगा? वो भेद कहाँ रहेगा? तो जलरद में रहेगा। जलरद में रहेगा कि नहीं? क्योंकि जलरद आप देख लीजिए, जलरद वह्निमान है क्या? साध्यवान है क्या? नहीं है। तो साध्यवान न वह्निमान न, ये इत्याकारक प्रतीति सिद्ध जो भेद है, वो भेद कहाँ मिल जाएगा आपको? जलरद में मिल जाएगा, क्योंकि वो वह्निमान नहीं ना है जलरद। तो वह्निमत भेद कहाँ मिल गया? जलरद में मिला, तो भेदाधिकरण हुआ जलरद। तन्निरूपित वृत्तिता मीनादौ वृत्तित्वाभावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। यही हो गया, और कुछ नहीं, सरल है। एक बार ध्यान से आप लोग लक्षण बोलिए और उसके बाद समन्वय बोलिए। क्या लक्षण क्या है? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही बन गया। और समन्वय कैसे करेंगे? वर्बतो वह्निमान धूमान में करिए समन्वय। साध्यो वह्नि, साध्यवान वह्निमान महानसादिहि। जलरद नहीं ना होगा, वह्निमान नहीं होगा। तो साध्यवान वह्निमान महानसादिहि तन्निष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद, अन्योन्याभाव है ना, वह्निमत का अन्योन्याभाव मिल जाएगा। उस भेद का अधिकरण आश्रय कौन होगा? जलरद होगा। अरे वही तो हम लोग साध्यवदन्य करके बोल देते थे, तो वही ना आ रहा था। साध्यवत होता था महानसादि, और उससे अन्य भिन्न कौन हो जाता? जलरद हो जाता था। तो वही यहाँ पर यदि भेदाधिकरण बोल दिए तो क्या दिक्कत है? अरे वो साध्यवत के भेद का अधिकरण जलरद हुआ बोलो, चाहे साध्यवत से अन्य जलरद हुआ ये बोलो, एक ही बात है, कोई उसमें फर्क नहीं है। आया कि नहीं? तो अधिकरण हुआ जलरद। तन्निरूपित वृत्तिता जाएगी किसमें? मीनादि में जाएगी। वृत्ति धूम में नहीं ना जाएगी, तो वृत्तित्वाभाव चला जाएगा धूम में। तो ये लक्षण समन्वय हो जाएगा। धूमवान वह्नेह में भी देख लीजिए, असद्धेतु को स्थल में, वो असद्धेतु हमारे इस का लक्ष्य नहीं ना है, हमारा इस व्याप्ति के स्वरूप का, व्याप्ति लक्षण का ये लक्ष्य नहीं ना है, नहीं है। तो उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो एक बार समन्वय करके भी देख लीजिए। तो साध्यो धूम, साध्यवान धूमवान कौन हो जाएगा? महानसादि हो जाएंगे, महानस पर्वत आदि। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद धूमवान इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद है ना। धूमवान धूमवत का भेद लेना है। उस भेद कहाँ मिल जाएगा? उस भेद का अधिकरण कौन होगा? तो अयोगोलक हो जाएगा, क्योंकि अयोगोलक धूमवान नहीं ना है, धूमवान नहीं है। तो धूमवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद का अधिकरण कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो जाएगा। वही हम लोग कल बोल रहे थे, धूमवदन्य अयोगोलक हो जाएगा, तप्ताय पिंड हो जाएगा। तो उसी को भेदाक अधिकरण बोल दिए। तो धूमवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद का अधिकरण अयोगोलक हो जाएगा। और तन्निरूपित वृत्तिता ही वन्नी में है, वृत्तित्वाभाव नहीं गया, तो नाति व्याप्ति ही। अरे असद्धेतु में लक्षण नहीं गया तो कोई दिक्कत, नाति व्याप्ति नहीं जाना चाहिए। आया कि नहीं? क्योंकि ये सद्धेतु का ही ये लक्षण है। आया कि नहीं आया? असद्धेतु का नहीं है, तो सद्धेतु में जाना चाहिए, असद्धेतु में नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो ये बन गया। एक बार लक्षण बोलिए, क्या लक्षण आया? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। बन गया कि नहीं बन गया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग एक कोटि आगे बढ़ा चुके थे। यहाँ पर ये बात आई थी कि यहाँ पर ये जो साध्यवान आप ले रहे हैं, तो वो येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः, कि जिस संबंध से आप साध्य आपको पक्ष में विवक्षित है ना। पर्वतो वह्निमान धूमान, यहाँ वह्नि साध्य जैसे है, तो वो पर्वत में केन संबंध है ना आप सिद्ध करना चाह रहे, संयोग संबंध है ना। तो
तो उसी संबंध से आपको यहाँ पर साध्यवान लेना है, कोई भी संबंध से साध्यवान नहीं लेना है। क्योंकि यदि ये न कि न चित संबंध है न, कोई भी संबंध से यदि साध्यवान ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे वन्यमान धूमाद में धूम में अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति हो जाएगी, एक बार देख लीजिए इसी लक्षण से। क्या लक्षण है आपका, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, यही लक्षण है। इसकी अव्याप्ति हो जाएगी धूमेतु में, सद्धेतु में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घटाइए, साध्य कौन है आपका यहाँ पर, वन्नी, पर्वतो वन्यमान धूमाद, तो यहाँ पर साध्य क्या है, तो वन्नी है, तो साध्यो वन्नी ही, साध्यवान वन्यमान। अब आपने संबंध का तो निवेश किया नहीं है, यत्किंचित संबंध से आप साध्यवान ले सकते हैं, तो हम समवाय संबंध से साध्यवान पकड़ लेंगे। तो वन्यमान समवाय संबंधे न वन्यमान कौन होता है, तो वन्य का अवयव हो जाता है। कोई भी अवयवी द्रव्य समवाय संबंध से अपने अवयव में रहता है, आप जानते ही है। तो समवाय संबंधे न वन्यमान कौन हो जाएगा, वन्यवयव हो जाएगा ना। और तादृश वन्यमत जो वन्यवयव हुए, तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण कौन हो जाएगा, अरे महानसादि हो जाएंगे। क्योंकि देखिए महानसादि समवाय संबंधे न वन्यमान है क्या, नहीं है। समवाय संबंधे न तो वन्य केवल वन्यवयव में ही रहती है, महानसादि में नहीं रहती। तो समवाय संबंधे न वन्यमान वन्यवयव हुआ, तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद समवाये न वन्यमान न इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद। ये भेद कहाँ मिल जाएगा आपको, महानस में मिल जाएगा ना। क्योंकि वो समवाय संबंधे न वन्यमान नहीं है, तो वन्यमान न ये भेद जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, महानस में मिल जाएगा। तादृश भेदाधिकरण हुआ महानस, और तन्निरूपित वृत्तिता ही किसमें है, तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में है। क्योंकि महानस में धूम रहता है ना, तो तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में गई। वृत्तित्वा भाव रूप जो हमारी व्याप्ति थी वो धूम में नहीं गई, तो अव्याप्ति हो गई ना। सद्धेतु में लक्षण जाना चाहिए, लेकिन लक्षण नहीं जा रहा है तो अव्याप्ति हो गई। वही कहा था कि यदि आप येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान ये नहीं कहेंगे तो अव्याप्ति हो जाएगी, आया था ना। अब जब कह देंगे हम, जब ये कह देंगे कि भैया यत किंचित संबंध से साध्यवान नहीं लेना है, अपितु ये न संबंधे न साध्यम, पक्ष में जिस संबंध से आप साध्य की विवक्षा कर रहे हैं, सिद्धि करने जा रहे हैं, उसी संबंध से साध्यवान लेना है। तो पर्वतो वह्निमान धूमात, इस स्थल में वन्नी की सिद्धि आप पर्वत में केन संबंधे न कर रहे हैं, संयोग संबंधे न कर रहे हैं। तो उसी संयोग संबंध से आपको साध्यवान लेना है। आया कि नहीं आया, तो देख लीजिए यहाँ पर संयोग संबंधेन अब लेना पड़ेगा। तो संयोग यत किंचित संबंधेन नहीं ले सकते, तो समवाय संबंधेन नहीं ले सकते हैं। तो संयोग संबंधेन वह्निमान कौन हो जाता है, महानसादि हो जाता है। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद, कौन सा भेद आएगा, संयोग संबंधेन वह्निमान इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद ही लक्षण घटक होगा। यही आप भेद करके ले सकते। तादृश भेद का अधिकरण महानसादि होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो तो संयोग संबंधेन वह्निमान ही है महानसादि। संयोग संबंधेन वह्निमान इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद का अधिकरण कौन हो जाएगा, अरे जलरद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ संयोगेन वह्नि नहीं रहती है। तो भेदाधिकरण जलरद हुआ। तन्निरूपित वृत्तिता धूम में नहीं जाएगी, मीनादि में जाएगी। वृत्तित्वा भाव धूम में चला जाएगा, तो धूम में लक्षण समन्वय हो जाएगा। लगी बात, नहीं आया,
है ना। तो यहाँ पर यही कह दिया कि ये न संबंधे न साध्यम, कि जिस संबंध से आप साध्य की सिद्धि कर रहे है ना, उसी संबंध से साध्यवान लेना है। अच्छा, इसी संबंध को साध्यता अवच्छेदक संबंध कहते हैं। यदि शॉर्ट में बोलना हो, इतना लंबा चौड़ा न बोलना हो, ये न संबंध है न साध्यम, तेन संबंध है ना, इस तरह से नहीं कहना। तो ध्यान रखिए, जिस संबंध से साध्य पक्ष में रहना है, विवक्षित है आपको, उसी संबंध को साध्यतावच्छेदक संबंध कहते हैं। याद रहेगा क्या कहते हैं? साध्यतावच्छेदक संबंध कहते हैं। तो यही यहाँ पर बोल देना है कि साध्यवान किस संबंध से लेना है, तो साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना है ना। मतलब साध्य जिस संबंध से पक्ष में विवक्षित है, उसी संबंध को साध्यतावच्छेदक संबंध कहते हैं। उसी संबंध से साध्यवान लेना है। तो शॉर्ट में बोलना हो तो बोल सकते हैं, साध्यतावच्छेदक संबंधेन साध्यवान बोध्यः, कि साध्यतावच्छेदक संबंध से साध्यवान लेना है। यहाँ पर पर्वतो वह्निमान धूमात में साध्यतावच्छेदक संबंध कौन है? संयोग संबंध है। तो उसी संबंध से साध्यवान लेना है। तो ये आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ पर एक विचार करिए। यहाँ तक तो हम लोग कर ही लिए थे विचार। यहाँ पर अब एक ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग लक्षण बनाए हैं, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, ये जो व्याप्ति का लक्षण बनाए, तो ये लक्षण में हम कहाँ पर निवेश करें, है ना। अरे आपने कह तो दिया, समझ में भी आ गया कि भाई साध्यतावच्छेदक संबंध से साध्यवान लेना है। ये न संबंधे न साध्यम, मतलब साध्यतावच्छेदक संबंध से ही आपको क्या लेना है? साध्यवान लेना है। ये तो कह दिया आपने, समझ में भी आ गया। लेकिन लक्षण में कहाँ पर निवेश करें, है ना, कहाँ पर ये निवेश करे कि साध्यतावच्छेदक संबंध, लक्षण में कहीं जोड़ के बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि लक्षण आप केवल इतना ही बोलेंगे कि साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद करके वापिस वही कोई संबंध है ना, साध्यवान लेकर के दोष देने लगेगा। तो लक्षण में निवेश करना पड़ेगा ना। समझ में आ गई बात कि भाई साध्यवान साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना है, लेकिन लक्षण में हम निवेश कहाँ करें, विचार करना है। ठीक है ना, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। देखिए, कोई लोगों ने तो क्या, वो जैसे किरणावली आदि देखेंगे ना टीका, तो वहाँ पर तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कर दिया कि साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव, ऐसा करके बना दिया है ना। तो वो तो समझ के लिख रहे हैं कि कहाँ पर विवक्षित है, विशेषण, है ना, ये सब समझ के लिख रहे हैं। लेकिन पढ़ने वाला आदमी नहीं ना समझ पाएगा कि ये जो साध्यतावच्छेदक संबंध है ना, ये विशेषण कहाँ दे, कहाँ पर दे, कैसे बोले उसको। तो यहाँ पर वारण हो रहा है। तो ये चीज़ इसीलिए ध्यान से स्पष्ट करी। वो किरणावली में तो ऐसे ही लक्ष्य की तरह लिख दिया, तो उससे तो स्पष्ट होगा नहीं। तो आप लोग ध्यान से विचार करिए, लक्षण में कहाँ विशेषण दिया जाए। अच्छा, कोई लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं कि वो भेद की जो प्रतियोगिता है, साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता में बोल देते हैं कि वो प्रतियोगिता में विशेषण दिया साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वम। वो चूँकि वो प्रथम लक्षण का संस्कार होता है ना, पंचलक्षणी के प्रथम लक्षण का वैसा संस्कार है, तो उस तरह से यहाँ भी भेद की प्रतियोगिता में दे देते हैं, असावधानी से बोल देते हैं। कोई बुद्धिमान लोग तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई लोग बोल देते हैं। तो वो भी ध्यान रखिए, नहीं दे सकते वहाँ पर। अरे भेद की जो प्रतियोगिता है वो तो हमेशा तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना ही होती है। कैसी होती है? तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना ही होती है। आप लोग तर्क संग्रह में पढ़े भी है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अन्योन्याभाव। जो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होता है वही अन्योन्याभाव होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि अन्योन्याभाव की, यानी कि भेद की जो प्रतियोगिता है वो तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना ही होती है। तो उसमें साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व, संयोग संबंधावच्छिन्नत्व कुछ नहीं कह सकते हैं।
वो तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न ही रहेगी। तो कहाँ पर निवेश करें? प्रतियोगिता में भी नहीं कर सकते, कहाँ करें? तो ध्यान से देखिए, आप क्या कहे उसी को समझिए। साध्यवान इस संबंध से, साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना है, ये कहा ना। तो कहाँ पर विशेषण देंगे? तो प्रतियोगिता में नहीं देना है, प्रतियोगितावच्छेदकता में देना है। ध्यान से समझिएगा, कहाँ देना है? प्रतियोगितावच्छेदकता में देना है। देखिए, प्रतियोगी यहाँ कौन हुआ? आप कह रहे हैं ना साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण, तो वहाँ जो भेद ले रहे हैं, अन्योन्य भाव ले रहे हैं, उसका प्रतियोगी कौन है? ध्यान दीजिए, प्रतियोगी कौन है? साध्यवान। साध्यवत जो है वो प्रतियोगी ना। अरे साध्यवत का भेद लिया तो प्रतियोगी कौन हुआ? साध्यवत हुआ। प्रतियोगिता किन निष्ठा? साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता। वो तो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो साध्य प्रतियोगिता किन निष्ठा? साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता। अच्छा, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? ध्यान से विचार करिए। साध्यवनिष्ठा जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? अरे साध्यवत तो प्रतियोगी में रहने वाला जो धर्म है वही प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा। तो प्रतियोगी है साध्यवत, उसमें रहने वाला जो धर्म है साध्यवत्व, वही प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है। अरे जैसे देख लीजिए ना, घट का भेद कहे आप, है ना, घट का अन्योन्य भाव कहे, तो प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ। प्रतियोगिता किन निष्ठा? घटनिष्ठा। प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन होता है? घटत्व होता है। प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन होता है? घटत्व होता है। प्रतियोगिता अवच्छेदकता किस में रहेगी? घटत्व में रहेगी। आया कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर भी समझिए, कौन बड़ी बात है। साध्यवत का भेद कहा, तो भेद का प्रतियोगी साध्यवत हुआ। प्रतियोगिता साध्यवनिष्ठा। प्रतियोगिता अवच्छेदकम साध्यवत्व हो जाएगा। और साध्यवत्व बोलो चाहे साध्य बोलो, एक ही बात है। मतुब के बाद जब त्व आता है तो वो प्रकृति अर्थ को ही बताता है, मतुब के प्रकृति अर्थ को ही बताता है। आया कि नहीं? तो साध्यवत्व और साध्य एक ही बात है। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक हुआ साध्यवत्व, यानी कि साध्य प्रतियोगिता अवच्छेदक हुआ। प्रतियोगिता अवच्छेदकता किस में रहेगी? साध्य निष्ठा, साध्य में रहेगी। आया? यहाँ तक की बात समझ में आई? ये जो साध्य निष्ठा प्रतियोगिता अवच्छेदकता है, इसमें विशेषण देंगे। आया ना? क्या विशेषण? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व। कि वो जो साध्य निष्ठा प्रतियोगिता है, वो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। लक्षण में यहाँ पर निवेश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक बार लक्षण बोलिए, क्या बोलेंगे? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठावच्छेदकता। अवच्छेदकता साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना कही, और साध्यनिष्ठा है तो वही बोले साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठावच्छेदकता। आया कि नहीं? अब वो आगे जाना है ना, तो कैसे जाएंगे? अवच्छेदकता से अब आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो प्रतियोगिता में जाएंगे तो अवच्छेदकता से निरूपित प्रतियोगिता होती है। अरे प्रतियोगिता अवच्छेदकता से निरूपित क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। अवच्छेदकता से निरूपिता वो प्रतियोगिता हो जाएगी। वो प्रतियोगिता जो कि साध्यवनिष्ठा है। तो कैसे बोलेंगे? उस अवच्छेदकता से निरूपित जो साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता हो जाएगी। और तादृश प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये लक्षण बोला जाएगा। आया? बोलिए, एक बार अभ्यास करिए। क्या बोलेंगे? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठावच्छेदकता निरूपित साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता क भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, ये व्याप्ति का लक्षण निकल करके आ गया। आया कि नहीं? चलिए
तो कुछ नहीं सरल है। अरे भाई ध्यान रखना पड़ेगा ना, आपने यहाँ समझा तो दिया कि ये न संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्य, लेकिन लक्षण में हम कहाँ निवेश करें, कहाँ पर कहें, है ना। ऐसे ही लक्ष्य की तरह जोड़ के कर देंगे, साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्व अभाव, तो इससे स्पष्ट नहीं होता है ये सब चीज़ें, है ना, कि भाई किसको साध्यता अवच्छेदक संबंध से रखना चाह रहा है, आया कि नहीं। इसीलिए ये ध्यान से करना जरूरी है। अब प्रतियोगिता में तो भेदीय प्रतियोगिता में तो ये विशेषण दे नहीं सकते, वो तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होती है, वहाँ पर हमको कहना भी नहीं है, वो तो तादात्म्य संबंध ये नहीं कहेंगे, भेद तो जो लेना है वो तो। लेकिन यहाँ पर विशेषण ये कहाँ दे, साध्यता अवच्छेदक संबंधे न साध्यवान लेना है जो आप कहे, तो वो जो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व जो विशेषण है वो कहाँ दे, यही ना प्रश्न। तो आपको बताया कि वो जो प्रतियोगितावच्छेदकता है, जो कि साध्य निष्ठा है, अवच्छेदकता जो है उसमें विशेषण दिया। क्योंकि देखिए ना, प्रतियोगी एक बार ध्यान से बोल लिया जाए, भेद का प्रतियोगी कौन हुआ, फटाक फटाक से बोलिए, भेद का प्रतियोगी कौन हुआ, साध्यवत हुआ। प्रतियोगिता की निष्ठा साध्यवन निष्ठा, प्रतियोगिता अवच्छेदकम किम साध्यवत्वम, यानी कि साध्यम, साध्य जो है वो अवच्छेदक हुआ। वो अवच्छेदक को हमको रखना है, साध्यवान, साध्य अवच्छेदक हुआ साध्य, वो अवच्छेदक वाला जो साध्यवान है वो न किस संबंध से, तो वो अवच्छेदकता जो है उसमें इसलिए हम विशेषण दे रहे हैं, क्योंकि अवच्छेदक जिस संबंध से रहेगा, प्रतियोगिता अवच्छेदक जिस संबंध से रहेगा वही संबंध प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक कहलाएगा। आया कि नहीं। चलिए ज़्यादा परेशान अभी मत होइए, इतना सामान्य रूप से समझिए, धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धि खुलेगी वैसे वैसे समझ में आएगा क्यों वहाँ पर दे रहा है। आया कि नहीं। तो साध्यवत निष्ठा, साध्य निष्ठा जो अवच्छेदकता है उस अवच्छेदकता में विशेषण दे दिया साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व। ये दे देने से क्या हो जाएगा कि अब आपको साध्यवान जो लेना है वो साध्यता अवच्छेदक संबंध से ही लेना है, अन्य ये न के नचित संबंध से नहीं लेना है। यही कर दिया, ठीक हुआ। तो चलिए एक बार लक्षण बोल लीजिए, क्या बोलेंगे, साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठावच्छेदकता निरूपित साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। आया कि नहीं। यदि मान लीजिए किसी को यदि नहीं खुल रहा, मतलब नहीं बोलना आ रहा है, या तो अच्छे से मतलब वो बेस नहीं बना है ना, अरे ये सब तर्क संग्रह जिसका मजबूत रहता है ना, तो उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। यदि तर्क संग्रह नहीं आ रहा है, सीधे ही कूद पड़े हैं न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, तब तो समस्या करेगा आप, है ना। लेकिन जो परंपरा से तर्क संग्रह पड़ा होगा तो उसके लिए ये कोई सामान्य सी बात है ना। इतना लक्ष्य है, उससे बड़े बड़े लक्ष्य तर्क संग्रह में बना चुके हैं। आया कि नहीं। चलिए तो ये बन गए यहाँ पर लक्षण। आया कि नहीं। चलिए यदि नहीं आ रहा है तो जैसे इन्होंने लिखा है उतना उतना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब चला जाए आगे, अब आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए क्या आया आगे, साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवान बोध्य, ये कह रहे हैं। अब अग्रिम ग्रंथ आ रहा, ठीक है ना। एक बार लक्षण बोल लीजिए, क्या बनेगा, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठावच्छेदकता निरूपित साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही। बोल पा रहे साथ ही साथ में, आप ऐसा बोल पा रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करिए, आ जाएगा। चलिए अब बार बार इतना लंबा नहीं बोलेंगे, ये आपको बता दिए कि कहाँ पर विशेषण दिया। अब सामान्य रूप से भी तो हमको बोलना होगा, तो अब संक्षेप में ही बोलेंगे कि साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति, यही बोलेंगे। जहाँ जहाँ मतलब दोष आता जाएगा विशेषण देते जाएंगे, तो आप लोग समझ के रखिएगा कौन सा विशेषण कहाँ पर दिया है, आया ना। वरना आप बार बार लक्षण इतना लंबा लंबा बोलेंगे तो पदार्थ जो
समझना है वो छूट जाएगा और दूसरी चीज़ में बोलने में ही ऊर्जा खर्च हो जाएगी। आया ना? चलिए, अरे भाई जो मुख्य चीज़ है, जो अब अग्रिम ग्रंथ आ रहा है तो उसको ना समझना है। अब आपका दिमाग लगा हो पुराने परिष्कार को बोलने में तो यहाँ का नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए ध्यान से करिए। यहाँ पर क्या हो गया? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान बोध्य, ये कह रहे हैं। देखिए इस ग्रंथ को समझने से पहले 2-3 चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, समझिए ताकि सरलता से समझ में आ जाए। ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने से पहले 2-3 बातें ध्यान दीजिए। देखिए अभाव जो होते हैं ना, अभाव, अत्यंताभाव, वो 3 प्रकार का होता है। पहले अत्यंताभाव में समझ लीजिए, फिर अन्योन्याभाव में भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है ना, अभाव 4 प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव, 4 प्रकार के अभाव है कि नहीं है? तो उन चारों प्रकार में अभाव में जो अत्यंताभाव है, पहले उसको समझा रहा है, उसी को समझ लीजिए। वो जो अत्यंताभाव है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? एक सामान्य भाव, दूसरा विशेषाभाव और तीसरा उभयाभाव। 3 प्रकार का हो सकता है अत्यंताभाव, है ना? सामान्य भाव, विशेषाभाव और उभयाभाव। जैसे सामान्य भाव मतलब जैसे ये प्रकोष्ठ अभी है ना? इस प्रकोष्ठ में एक भी घट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि घट सामान्य भाव है। घट सामान्य का मतलब सकल घटों का अभाव है। यहाँ पर एक भी घट नहीं है इस प्रकोष्ठ में, तो इस प्रकोष्ठ में क्या है? घट सामान्य का अभाव है, मतलब सकल घटों का अभाव है। एक भी घट यहाँ पर नहीं है। आया कि नहीं आया? तो इसको कहेंगे घट सामान्य भाव, मतलब सकल घटों का अभाव। ये तो सामान्य भाव हो गया। दूसरा होता है विशेषा भाव। क्या होता है? विशेषा भाव। जैसे देख लीजिए, कुंभकार, कुलाल का घर है, कुंभकार का घर है ना? तो वो कुलाल के घर में, कुमार के घर में, वहाँ पर बहुत घट पड़े रहते हैं, है ना? 25-50-100 घट बना के ऐसे ही पड़े रहते हैं उसके घर में। तो वहाँ पर यदि आप कहना चाहे कि घट सामान्य भाव है कि नहीं, आप लोग अपने से विचार करके बताइए। वहाँ पर घट सामान्य भाव है क्या? नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो घट विद्यमान है ना। अरे एक भी घट रहे तो वहाँ घट सामान्य भाव नहीं कह सकते। घट सामान्य भाव मतलब सकल घटों का अभाव, एक भी घट जहाँ न रहे, है ना, तो उसको कहते हैं घट सामान्य भाव। तो वो तो वहाँ कुलाल के घर में नहीं ना मिलेगा, वहाँ तो घट है ना। चाहे कहीं प्रकोष्ठ में एक भी घट रखा है तो वहाँ पर घट सामान्य का अभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ घट, एक घट भी है। तो कुलाल के घर में भी 25-50-100 घट है ही, तो वहाँ भी घट सामान्य भाव नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर ध्यान दीजिए, घट विशेषा भाव मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? अरे किसी घट विशेष का अभाव मिल सकता है ना। भले वहाँ 100 घट पड़े हैं कुलाल के घर में, लेकिन वहाँ घट विशेष का, चैत्र के घर में जो घट है उस घट का वो कुलाल के घर में अभाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो चैत्रीय घट का अभाव मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना? तो घट विशेषा भाव तो हो सकता है, जहाँ पर भले वहाँ अनेक घट पड़े हुए, वहाँ घट सामान्य भाव तो नहीं मिलेगा, लेकिन घट विशेष का अभाव, तद घटाभाव तो मिल जाएगा। तो ये विशेषा भाव हुआ, तद घटाभाव, वह एक जो विशेष घट है उस विशेष घट का अभाव, तो इसी को कहते हैं विशेषा भाव। समझ में आया? ये दूसरा हो गया विशेषा भाव। क्या क्या देख लिए? एक सामान्य भाव और एक विशेषा भाव। सामान्य भाव क्या हुआ? घट सामान्य भाव, सकल घट का अभाव, ये तो सामान्य भाव हुआ। और विशेषा भाव क्या हुआ? तद घटा भाव, वो एक जो विशेष घट है, चैत्रीय घट है, मैत्रीय घट है, तो उस एक घट विशेष का अभाव। जैसे मान लीजिए इसी प्रकोष्ठ में श्याम घट रखा हुआ है ना? तो यहाँ पर घट सामान्य का अभाव तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक घट यहाँ पड़ा है, श्याम घट यहाँ पड़ा है, एक घट पड़ा है, तो घट सामान्य का अभाव नहीं कह सकते। लेकिन रक्त घट का अभाव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? रक्त घटा अभाव, तो ये विशेष अभाव हो गया, विशेष घट का अभाव।
चैत्र घटाभाव, रक्त घटाभाव, पीत घटाभाव, तो ये जो हो जाती है विशेष अभाव, इसको कहते हैं। समझ में आया? एक तीसरा और बताया, उभयाभाव। उभयाभाव किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए इस बेंच पर घट रखा है ना, इस उत्पीठिका के ऊपर घट रखा है ना, तो यहाँ पर घट का अभाव नहीं कह सकते, लेकिन घट पटो भयाभाव तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? घट और पट दोनों पर नहीं ना है, तो घट पटो भयाभाव, घट के रहने पर भी घट पटो भयाभाव तो यहाँ हो गया कि नहीं हो गया? इसको कहते हैं उभयाभाव। एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, ये प्रतीति हम लोगों को होती है ना, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, एक के होने पर भी दोनों नहीं हैं, द्वयम नास्ति, ये प्रतीति। जैसे यहाँ पर इस बेंच पर एक घट है, मतलब घट है, लेकिन घट पटो भय है कि नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं है, घट पटो भयम नास्ति, यद्यपि घट है लेकिन उभय नहीं है, एक सत्व। मान लीजिए यहाँ पर घट और पट दोनों रहे, तब तो नहीं कह सकते घट पटो भयम नास्ति, तब तो कहेंगे घट और पट दोनों है, आया कि नहीं? लेकिन यदि केवल घट है पट नहीं है, तो घट के रहने पर भी वहाँ उभयाभाव मिल जाता है। समझ में आ रहा? घटपटो भयाभाव मिल जाता है, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, ये प्रतीति होती है कि नहीं होती? तो ये तीन प्रकार के अत्यंताभाव होते हैं। समझ में आए? घट सामान्य भाव, घट विशेषाभाव मतलब तदघटाभाव, और एक उभयाभाव मतलब घटपटो भयाभाव। तो ये आपने तीन प्रकार के अत्यंताभाव समझे। ऐसे ही अन्योन्य भाव भी तीन प्रकार के होंगे, आया कि नहीं? अन्योन्य भाव भी तीन प्रकार के हो जाएंगे। अरे सामान्य अन्योन्य भाव, विशेष अन्योन्य भाव और उभय का अन्योन्य भाव, इस तरह से अन्योन्य भाव भी तीन प्रकार के हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे देख लीजिए, सामान्य अन्योन्य भाव मतलब सामान्य भेद, अरे अन्योन्य भाव और भेद एक ही बात है। तो सामान्य भेद जैसे कहना, तो घट सामान्य का भेद घटो न इत्याकारक प्रतीति सिद्ध जो भेद होगा, वो भेद कौन सा होगा? वो जो सामान्य भेद होगा, है ना, घट भेद, घट सामान्य का भेद। जैसे हम कहते हैं ना, घट से भिन्न पट है, घट पटो न, ये कहते हैं ना कि क्षम्यता पट घटो न, अरे पट जो है वो घट नहीं है। तो घट सामान्य का भेद पट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? घट सामान्य का भेद पट में मिल रहा है, तो ये सामान्य का भेद हुआ, घट सामान्य भेद हुआ। पट घटो न, ये कह रहे हैं यहाँ पर ये कौन सा भेद हुआ? घट का भेद हुआ, लेकिन ये सामान्य भेद हुआ। अच्छा, कोई एक घट है तो उसमें ये घटो न ये भेद मिलेगा क्या? सामान्य भेद। कोई एक घट रखा है ना, तो अभी तो पट में देख रहे, पट में तो घट सामान्य का भेद मिल जाएगा कि पट घटो न, पट जो है वो घट नहीं है, तो घट सामान्य का भेद मिल जाएगा। लेकिन कोई घट है, मान लीजिए चैत्र का घट है ना, तो उस घट में घटो न ये भेद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो घट है ना, तो घट सामान्य का भेद वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आप घट विशेष का भेद कहना चाहे तो मिल सकता है। देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि ये मैत्र घटो न, ये जो चैत्र का घट है वो मैत्र घटो न, मैत्रीय घट नहीं है, उससे ये भिन्न है। तो ये घट विशेष का भेद मिल गया। क्या मिला? ये घट विशेष का भेद, ये विशेष भेद हुआ, विशेष का भेद मिला। आया कि नहीं आया? तो घट विशेष का भेद मिल गया। ये जो चैत्रीय घट है उसमें घट सामान्य का भेद घटो न, ये भेद तो नहीं मिल सकता है, लेकिन मैत्रीय घटो न इस तरह का विशेष का भेद मिल सकता है। ऐसे ही मान लीजिए श्याम घट रखा है, तो उसमें रक्त घटो न ये भेद तो मिल जाएगा। उस श्याम घट में घटो न ये सामान्य भेद तो नहीं मिलेगा। श्याम घट को आप कह सकते घटो न ये घट नहीं है, ये नहीं ना कह सकते। तो सामान्य भेद, घट का सामान्य भेद तो नहीं मिलेगा, लेकिन घट विशेष भेद मिल जाएगा कि श्याम घट जो है वो रक्त घटो न, ये रक्त घट नहीं है, ये विशेष भेद तो मिल जाएगा। तो ये विशेष भेद हुआ, विशेष अन्योन्य भाव हुआ। आया कि नहीं? तो ये विशेष भेद। ऐसे ही उभय भेद भी होता है, आया कि नहीं? ऐसे ही उभय भेद भी होता है।
है ना। जैसे वहाँ उभयाभाव था वैसे यहाँ उभय भेद भी होता है, उभय का भेद, उभय प्रतियोगी भेद। जैसे एक घट है यहाँ पर, तो उसमें घटो न भेद तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ घट पटो भयम न ये भेद तो मिल जाएगा ना। अरे घटो न भेद तो आपको नहीं मिलेगा, घट में आप नहीं कह सकते घटो न, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घट तो घट है ना भाई, घटो न कैसे कह दे। लेकिन घट पटो भयम न ये तो मिल जाएगा ना, क्योंकि वो जो घट है वो घट पटो भय है क्या, नहीं है। एकम नो भयम प्रतीति होती है ना, जैसे वहाँ एक सत्वेपि द्वयम नास्ति अत्यंत अभाव में थी ना, वैसे यहाँ अन्योन्य भाव में एकम नो भयम, मतलब वो जो एक है वो उभय नहीं है। आया कि नहीं। तो एक जो घट है तो वो घट पटो भय है क्या, कोई पूछेगा कि ये जो घट है वो घट पटो भय है क्या, तो आप कहेंगे ना घट पटो भयम नो, ये घट पटो भय नहीं है, एकम नो भयम। तो इस तरह से ये घट में भी घटपटो भय भेद मिल जाता है। समझ में आई बात है ना। तो ये तीन प्रकार के भेद हो गए, सामान्य भेद, विशेष भेद और उभय भेद। आया कि नहीं आया। तीनों का उदाहरण ध्यान रहेगा। जैसे सामान्य भेद तो घट सामान्य का भेद घटो न, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, घट सामान्य का भेद कह रहे हैं। यदि कहे तद घटो न, है ना, तो ये घट विशेष का भेद कहा जा रहा है। और कहे घट पटो भयम न, यहाँ पर घट विशेष का भेद कहा जा रहा है। आया कि नहीं आया। तो क्षम्यताम घट पटो भय का भेद कहा जा रहा है। आया कि नहीं आया। चलिए, तो इस तरह से ये तीन प्रकार के भेद भी होते हैं, तीन प्रकार के अभाव भी होते हैं, अत्यंत अभाव, तीन प्रकार के अन्योन्य अभाव भी होते हैं, ये समझ के रखिएगा। आया कि नहीं। अब देखिए, ये जो तीन प्रकार के भेद कहे, चाहे घटो न कहा हो, चाहे घटो तद घटो न कहा हो, चाहे घटपटो भयम न कहा हो, जो भी भेद कहा है ना, वो भेद का प्रतियोगी तीनों तीनों भेदों में ध्यान दीजिएगा, घट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, अपने से समझ लीजिए, इस दृष्टांत में ही समझ लीजिए, तो यहाँ का ग्रंथ आंजस्य न समझ में आ जाएगा। ये तीनों जो भेद बताए है ना, घटो न ये कहे, चाहे घट तो तद घटो न कहे, चाहे घटपटो भयम न कहे, मतलब घट सामान्य का भेद कहे, चाहे घट तद घट का भेद कहे, चाहे घटपटो भय का भेद कहे, वो तीनों में प्रतियोगी घट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घट भेद में तो घट हो ही रहा है। तद घट का जो भेद ले रहे वहाँ भी, अरे वो तद घट भी तो घट ही है, तो घट प्रतियोगी हो रहा है, आया ना। अरे घट प्रतियोगी हो ही रहा है। और घटपटो भय का भेद कह रहे हैं, तो वहाँ पर कौन प्रतियोगी हो रहा है, उभय प्रतियोगी हो रहा है, मतलब घट भी हो रहा है पट भी हो रहा है, तो घट प्रतियोगी तो हुआ ही। तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद यदि आप कहे तो ये तीनों के तीनों पकड़े जा सकते हैं। समझिएगा बात को। यदि घटपटो घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहे, है ना, क्या कहे, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहे, तो ये तीनों पकड़े जा सकते हैं, है ना। घट सामान्य का भेद भी घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद है। घट विशेष का तद घटो न, ये जो घट विशेष का भेद ले रहे हैं वो भी घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद है। ऐसे ही घटपटो भयम न, ये जो उभय भेद ले रहे हैं वो भी घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद है, वो पटनिष्ठ प्रतियोगिता का भी है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद है कि नहीं है। अरे उभयनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद है तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद भी है। तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद यदि आप कहते हैं तो तीनों भेद पकड़े जा सकते हैं। आया कि नहीं आया। तो हमको यदि केवल और केवल किसको लेना हो, घट सामान्य का भेद लेना हो, है ना, घट जितने भी है घट सामान्य का भेद कहना हो, तो क्या कहना पड़ेगा कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, ये कह दे कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, मतलब घटत्वावच्छिन्न जितने भी सकल घट हुए उन सकल घटों का भेद हम कहना चाह रहे हैं। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद। आया कि नहीं। देखो, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद केवल बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, तब तो वो विशेष भेद भी ले सकते हैं और उभय भेद भी ले सकते हैं, है ना।
तो ये न कर रहे हो, घट केवल सामान्य का ही भेद लेना हो, घट सामान्य का ही भेद यदि कहना हो तो क्या कहेंगे? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने से काम नहीं चलेगा। क्या कहना पड़ेगा? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, ये कहना पड़ेगा कि घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद है ना, मतलब प्रतियोगिता में कहना पड़ेगा घटत्वावच्छिन्नत्व, ये विशेषण देना पड़ेगा, है ना। केवल घटनिष्ठ प्रतियोगिता कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो तीनों में हो रही। क्या कहना पड़ेगा? प्रतियोगिता में घटत्वावच्छिन्नत्व विशेषण देना पड़ेगा। वो दे देने से क्या हो जाएगा? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद। इससे होगा क्या? अब इससे कहने का क्या तात्पर्य? कि सकल घटों का भेद लेना है, कोई एक विशेष घट का, चाहे उभय भेद का, ये सब नहीं लेना। हम क्या कहना चाह रहे हैं? घट सामान्य का हम भेद कहना चाह रहे हैं, जो कि कहाँ मिलेगा? पटादि में ही मिलेगा, है ना। कहाँ मिलेगा? पटादि में ही मिलेगा। घट सामान्य का भेद आया कि नहीं? किसी घट में नहीं मिलेगा। बेटी कि नहीं बेटी बात? चलो, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये समझ में आई, 3 प्रकार के भेद होते हैं, और सामान्य भेद को यदि बताना हो तो किस तरह से बताएं? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, ऐसे कहा जा सकता है। इससे क्या निकल के आता है कि यहाँ पर घट सामान्य का ही भेद लेना है। आया कि नहीं आया? कोई घट विशेष का भेद नहीं लेना है, उभय भेद नहीं लेना है, उसका यही तात्पर्य है। आया कि नहीं? चलो, अब ऐसे ही यहाँ पर भी साध्यवनिष्ठ, आपका लक्षण क्या बना था? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, ये बना था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साध्यवत का भेद कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? साध्यवत का भेद कह रहे हैं कि साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद। तो यहाँ साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहेंगे, साध्यवत का भेद यदि सामान्य रूप से कहेंगे तो साध्यवत का भेद तो हम साध्यवत कोई विशेष का भेद भी ले सकते हैं, जैसे वहाँ अभी आपको समझाए थे। घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहेंगे तो हम वो भेद करके घट विशेष भेद भी ले सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी यदि साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहेंगे तो साध्यवत कोई एक विशेष पकड़ करके उसका भेद भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो दोष आएगा, है ना। क्या दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आएगा। समझ लीजिए पहले, फिर ग्रंथ तो पढ़ ही लेंगे। क्यों आएगा? ध्यान से समझिए। क्योंकि अब देखिए, लक्षण है आपका साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। यहाँ पर साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद लेना है। तो स्थल है पर्वतो वह्निमान धूमात, साध्यो वह्नि, साध्यवान, ठीक है, वो कह दिया। साध्यतावच्छेदक संबंध से ही लेना है, संयोग संबंध से ही लेना है, वो आपको पता है। तो साध्यवान संयोग संबंध है न वह्निमान, कौन होगा? महानस हो जाएगा। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद लेना है, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद लेना है, तो वह्निमान हुआ है मानस। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद वह्निमान महानस का भेद लेकर के वो भेद का अधिकरण कौन मिल जाएगा? पर्वत भी तो मिल जाएगा। ध्यान से समझिए, वह्निमान करके लिया महानस, वह्निमत हुआ महानस, है ना। उस महानस से भिन्न पर्वत है कि नहीं है? आया कि नहीं? अरे क्या कर रहे, देखिए, किसी साध्यवान को एक विशेष को लेकर के उसका भेद दूसरे साध्यवान में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? है कि नहीं है? अरे जैसे घट का भेद, कोई एक घट विशेष का भेद दूसरे घट में भी मिल जाए। घट सामान्य का भेद तो किसी घट में नहीं मिलेगा, लेकिन घट विशेष का भेद यदि ले तो वो किसी दूसरे घट में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाता है? मिल जाता है। आया कि नहीं आया? मिल जाता है। देखिए, बहुत तेज हवा चलने लगी है ना गंगा जी में। देखिए, बहुत बढ़िया वातावरण हो गया, बहुत सुंदर। चलिए, आइए प्रकृति में समझ लीजिए। तो जैसे घट भेद जो है, वो घट सामान्य का भेद तो कहीं घट में नहीं मिलेगा, लेकिन घट विशेष का भेद तो किसी अन्य घट में ले सकते हैं आप। उसी प्रकार साध्यवत सामान्य का भेद तो कहीं नहीं मिलेगा। मोबाइल से ही। अच्छा, तो मोबाइल में टाइप करा, मोबाइल से सेटिंग करी, बढ़िया हो गया। क्या ना,
उसको भेजो प्रिंट। हाँ, फिर वो करे। ये हो गया है, पहली बार निकला है। बढ़िया। तो क्या कह रहे थे? हाँ, कि घट सामान्य का भेद तो किसी घट में नहीं मिलेगा, लेकिन घट विशेष का भेद तो किसी अन्य घट में मिल जाएगा। जैसे मैत्रीय घट का भेद चैत्रीय घट में मिल जा रहा था, उसी प्रकार आपने कहा है साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, तो साध्यवत वहनिमत महानस को लेकर के उसका भेद पर्वत में मिल जाएगा, साध्यवत पर्वत पकड़ के उसका भेद महानस में मिल जाएगा। इस तरह से साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद का अधिकरण पर्वत आदि भी हो जाएंगे। समझिएगा बात को। साध्यवत हुआ महानस, वहनिमत हुआ महानस, तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद वह निमत महानसम न है कि नहीं। इस तरह का भेद पर्वत में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये क्या किया? कुछ नहीं, साध्यवत सामान्य का न लेकर के साध्यवत एक जो विशेष था महानस, उसका भेद हम ले रहे हैं, तो वो भेद का अधिकरण पर्वत हो जाएगा। और तन्निरूपित वृत्तिता जो है वो कहाँ चली जाएगी? धूम में चली जाएगी। वृत्तित्वाभाव नहीं गया तो अव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति हो जाएगी। यह अव्याप्ति न हो इसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि ये जो साध्यवत का आप भेद ले रहे हैं वो साध्यवत सामान्य का भेद लेना है। साध्यवत सामान्य का भेद लेना है, न विशेष भेद लेना है। साध्यवत विशेष का भेद लेना, न उभय भेद लेना है ना। अभी तो क्या लेना है? साध्यवत जितने भी है, साध्यवत्वावच्छिन्न जितने भी साध्यवान हैं, है ना। साध्यवत्वावच्छिन्न जो साध्यवान जितने भी है, मानस पर्वत चतुर गोष्ठ, उन सब का भेद हमको लेना है। किसी एक विशेष साध्यवान का भेद नहीं लेना, ये कहना पड़ेगा। तो वही कह रहे कि साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान बोध्य, कि साध्यवदन्य जो आपने कहा था मूल में, वो साध्यवत से अन्य जो आप ले रहे, मतलब साध्यवत के भेद का अधिकरण आप ले रहे, तो वो कौन कैसे लेना है, क्या लेना है? तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान लेना है ना। मतलब यहाँ पर साध्यवत का भेद जो आप ले रहे, तो उसमें क्या कह रहा है? साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद करना है, आया कि नहीं? क्योंकि साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहोगे तो वो तो विशेष जो भेद है, साध्यवत महानस का जो भेद है, वो भी तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद हुआ। तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद करके तो महानस का भेद भी लक्षण घटक हो जाएगा, विशेष एक साध्यवान का भेद भी लक्षण घटक हो जाएगा, और उससे भेद का अधिकरण पर्वत आदि लेकर के अव्याप्ति होगी, है ना। तो ये न हो इसके लिए हम क्या कहेंगे? साध्यवनिष्ठ जो प्रतियोगिता है वो साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, ये कहना पड़ेगा। तो साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति, ये कहेंगे। समझ में आया? मतलब क्या किया कि साध्यवत्वावच्छिन्न जितने भी साध्यवान हैं, जितने भी वन्यमान हैं, उनका भेद लेना है। तो वो भेद अब पर्वत आदि में नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्वत भी तो साध्यवान है। साध्यवत्वावच्छिन्न के अंतर्गत पर्वत भी आ गया, महानस भी आ गया, गोष्ठ भी आ गया, चत्वर भी आ गया। तो वो उसके भेद का अधिकरण अब पर्वत आदि नहीं होगा, कौन होगा? चलरद होगा। और तन्निरूपित वृत्तिता मीनादि में वृत्तित्वा भाव धूम में चला जाएगा और लक्षण समन्वय हो जाएगा। वही कह रहे, ध्यान से पढ़िए। साध्यवदन्यश्च, कि साध्यवद निष्ठ प्रतियोगिता का भेदवान करके कौन सा लेना है, क्या लेना है? तो कहा कि साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान लेना है। मतलब मूल रूप से प्रतियोगिता में ही विशेषण दे रहा है, साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सरल है। तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति, यही बन जाए। जैसे हमने वहाँ घट में बताया था ना कि घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहेंगे तब तो सब लिए जा सकते, तीनों लिए जा सकते। लेकिन घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कहें मतलब घटत्वावच्छिन्न सकल घट का भेद लेना है,
तो ये कह देंगे प्रतियोगिता में घटत्वावच्छिन्नत्व कह दें तो वो विशेष भेद नहीं लिया जा सकता है, ये कहा ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहेंगे तब तो विशेष भेद भी लेके दोष दे सकते, लेकिन साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे दे और हम लक्षण क्या बना दे, साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, क्षम्यता, साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव। एक बार फिर से बोलिए, साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये कह देंगे तो अब दोष नहीं आएगा, क्योंकि साध्यवत्वावच्छिन्न का ही भेद लेना है, तो विशेष भेद लेके दोष नहीं दे सकते। देखो आगे कह भी रहे, तेनो मतलब इस तरह से प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे देने से क्या हो जाएगा, तेनो यत् किंचिद वह्निमतो महानसादेर भिन्ने पर्वतादौ धूमसत्वेपि न क्षतिः। यत् किंचित वह्निमान, साध्यवान करके यत् किंचित साध्यवान ले लेंगे, है नो। अरे यदि निवेश नहीं करते तो ऐसे ही नहीं दोष दे रहे थे कि ये साध्यवान करके वह्निमान करके यत् किंचित वह्निमान महानस ले लिया और उससे भिन्न कौन हो जाएगा, पर्वत आदि हो जाएंगे। और तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में है, वृत्तित्व भाव नहीं गया करके अव्याप्ति लगती। लेकिन जब हमने ऐसा निवेश कर दिया साध्यवत्वावच्छिन्न त्व विशेषण प्रतियोगिता में दे दिया, तो अब ये मतलब विशेष भेद लेकर के अब आपत्ति अव्याप्ति नहीं आएगी। वही कह रहते हैं न, मतलब इस तरह से परिष्कार कर देने पर प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे देने से यत् किंचिद वह्निमतो महानसादेर भिन्ने पर्वतादौ धूमसत्वेपि न क्षतिः। यत् किंचिद वह्निमान से महानसादि और उससे भिन्न पर्वतादि और उसमें धूम के रहने पर भी कोई क्षति नहीं है, रहता रहे। यदि किंचित महानस से भिन्न पर्वत होता है, पर्वत में धूम भी रहता है, लेकिन हमको कोई समस्या नहीं है, अव्याप्ति नहीं ले, न क्षति ना व्याप्ति। क्यों? क्योंकि अब हमको साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद लेना है। तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद करके यत्किंचित वह्निमान जो महानसादि है उसका भेद नहीं ले सकते। साध्यवत्वावच्छिन्न वह्निमत्वावच्छिन्न जितने भी वह्निमान हैं, महानस, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, अयोगोलक, जितने भी वह्निमान हैं, ये सब वह्निमत्वावच्छिन्न वह्निमान करके आ जाएंगे। और उसका भेद लेना है तो उसका भेद तो आपको अब पर्वत आदि में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब तो साध्यवान ही हो गए, है ना। उसका भेद कहाँ मिलेगा? जलरथ में मिलेगा। और तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव तो धूम में चला ही जाएगा, कोई दोष नहीं है, कोई अव्याप्ति नहीं है। वही कह दिया तेनो, मतलब इस तरह से प्रतियोगितायाम साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दानेन यत्किंचिद वह्निमतो महानसादेर भिन्ने पर्वतादौ धूमसत्वेपि न क्षतिः न व्याप्तिः। चलिए इसको आप लगाइए। बहुत आज लंबा चौड़ा विचार कर दिए, 1 घंटे से ऊपर पाठ हो गया, लेकिन चलिए ये सब पदार्थ समझने वाले हैं, ये सब समझना है तभी न्याय खुलेगा। तो इसको लगाइए, अच्छे से बिठाइए। कहीं पर भी यदि दिक्कत लगे तो बेझिझक पूछिए। पाठ को यहीं पर रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।